हो रही अनुदान वर्षा, भर गए सरिता सरोवर, पर अधोमुख पात्र में लघु बूंद आने न पाई, पर अधोमुख पात्र में लघु बूंद आने न पाई। प्यारे बच्चों, लघु बूंद आने न पाई मतलब छोटी सी बूंद नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? सुनिए। हो रही अनुदान वर्षा, अनुदान वर्षा माने खूब भयंकर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। हो रही अनुदान वर्षा, भयंकर बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश हो रही है कि भर गए सरिता सरोवर, भर गए सरिता सरोवर। सरिता माने नदी, सरोवर माने तालाब। नदी तालाब उफना कर के बह रहे हैं। पर अधोमुख पात्र में, पात्र माने बर्तन, अधोमुख माने जिसका मुख उल्टा है। एक जो गिलास था, लोटा था, कटोरी थी, या कुछ भी कोई बर्तन ले लो, वो औंधा हुआ था, उसमें लघु बूंद भी आने न पाई। एक छोटी सी भी बूंद नहीं आ पाई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस चैनल पर खूब भयंकर पढ़ाई हो रही है, खूब ज्ञान रूपी बारिश हो रही है, और इतनी बारिश हो रही है कि सरिता सरोवर भर गए। मतलब ढेर सारे बच्चे पढ़ पढ़ के पास हो गए, नवोदय पहुंच गए, विद्या ज्ञान पहुंच गए, सैनिक पहुंच गए। लेकिन एक अधोमुख पात्र है। ऐसे भी बच्चे हैं जो औंधे हुए बर्तन की तरह हुए हैं, मतलब जो सुनना ही नहीं चाहते, कान बंद किए हुए हैं, आंखें खोले हैं लेकिन देखना नहीं चाहते। औंधे हुए बर्तन की तरह उल्टे पड़े हुए, जरा सी बूंद नहीं आई, यानी जरा सा भी नहीं सीख पाए, और असफल होकर के कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है, मेरे पापा ने मेरे साथ ये नहीं किया। तो ये बहाने बनाना छोड़ दो और अपने ज्ञान रूपी, अपने चक्षु रूपी, अपने ये कर्ण रूपी बर्तन को खोल लो, जिससे कि सारा का सारा जो बारिश का पानी है आपके उस बर्तन में जाए। मतलब सारा का सारा ज्ञान जो बताया जा रहा आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर तिवारी आपको अब लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं जाना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है। एक आदत में शामिल कर लो, एक वीडियो डेली, अब की बार नवोदय पार। तो बच्चों, मज़े के साथ सीखना है। ये सीखने का कारण क्या होता है? इनके साथ सपने जोड़ लो। सपने, ड्रीम, सपने होते हैं एक अच्छी लाइफ जीने के सपने, सम्मान के साथ जीने के सपने। वो सम्मान कैसे मिलेगा? जब आप एक अच्छे इंसान बनोगे, सबसे अच्छा व्यवहार करोगे, लोगों की हेल्प करोगे। अरे हेल्प वही कर पाएगा जो खुद अपनी हेल्प करेगा, जो स्वयं की हेल्प करेगा। स्वयं की हेल्प करने के लिए ज्ञान चाहिए। तो अपनी हेल्प कैसे करोगे? अगर आपने अपने इस YouTube चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें और आप ढेर सारा ज्ञान लेकर के, प्रैक्टिस करके नवोदय विद्यालय जा सकें और वहाँ अपने सपनों को पंख लगा सकें और ऊंची उड़ान भर सकें। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। 2 किलो चावल का मूल्य, 7 किलो गेहूं का मूल्य 128 रुपये है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपये है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? यहाँ समझने वाली बात क्या है? 2 किलो चावल का मूल्य और 7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 128 रुपया है। यहाँ पर 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य दिया गया है।
1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है 12 रुपये। तो देखो 7 किलोग्राम गेहूं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 गुणित 7 कर लेंगे। 12 सत्ते कितना होता है 84, 12 सत्ते 84 या 12 7 जा 84। 84 रुपीज़ ये किसका मूल्य आ गया, गेहूं का आ गया, गेहूं का मूल्य आ गया, क्योंकि 1 किलो गेहूं 12 रुपए का है, तो 7 किलो गेहूं 184 का है। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बताओ। तो इस 84 में 128 में हम 84 घटा देते हैं। ये घटाते क्यों हैं, ये जो मूल्य है चावल प्लस गेहूं का है, चावल प्लस गेहूं का है। तो चावल और गेहूं में हम गेहूं का हटा देंगे, हटा देंगे माने घटा देंगे, घटा देंगे माने हटा देंगे। तो चावल गेहूं में गेहूं का घटा दिया माने हटा दिया, तो चावल का बचा। तो 8 में 4 गया 4, 12 में 8 गए 4, तो ये 44 रुपया क्या आ गया, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य आ गया, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य आ गया। आप 1 किलो चावल का पूछ रहे हैं तो 2 से भाग दे दो, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आंसर बराबर आपका आ गया 22 रुपये प्रति केजी। इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो हमें क्या होता है, हमें इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है और ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अब आपको अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। 3 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिलें खरीदी जाती हैं। 3 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन में 12 वस्तुएं, और 60 पैसे की 2 पेंसिल की दर से बेची जाती हैं। 60 पैसे की 2, 60 पैसे की 2 पेंसिल, तो 1 पेंसिल 30 पैसे की, ये जानो। तो लिखा है कि 3 सही 1/2 दर्जन पेंसिलों को बेचने में कुल लाभ या हानि क्या होगी। मतलब 3 से 1/2 दर्जन पेंसिल का हमें बिजनेस करना है, बेचना है, तो लाभ और हानि क्या होगी मालूम करो। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए 3 से 1/2 दर्जन में कितनी पेंसिलें होती हैं, तो इसे विषम भिन्न में बना लो। 3 सही 1/2 दर्जन, इसे विषम भिन्न में बनाओ तो 2 3 6 1 7/2 हो जाएगा दर्जन। ये तो विषम भिन्न। अच्छा, अब इसके बाद इसमें अगर मान लो हमें इसमें वो करना है कि 3 सही 1/2 दर्जन में कितनी पेंसिलें होंगी, तो हमें क्या करना पड़ता है, 7/2 को हमें 12 से गुणा करना होगा, क्योंकि 1 दर्जन में 12 पेंसिलें, तो 7/2 दर्जन में कितनी पेंसिलें, तो 2 इक्के 2, 2 छक्के 12, 6 सत्ते 42, कितनी पेंसिलें निकला, 42 पेंसिलें निकल करके आया। पेंसिलें, हिंदी में बिंदी बहुत ज़रूरी है, नवोदय में आता है। इस जैसे यहाँ पर आप हिंदी भी सीखो, राइटिंग बनाना भी सीखो। तो देखिए अब 42 पेंसिलें, तो देखिए किस दर से खरीदी जाती हैं, 3 रुपया प्रति दर्जन। 1 दर्जन कितने रुपए की, 3 रुपए की। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, चूंकि 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य बराबर 3 रुपया, इसलिए 42 पेंसिलों का क्रय मूल्य बराबर, तो 3/12 गुणित 42, 3 इक्के 3, 3 चौको 12। अब देखिए 4 इक्के 4,
4 इक्के 4। अब यहाँ पर 4 इक्के 4 काट दिया, अब 2 है, जा नहीं रहा है, छोटा है ना, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 0 बढ़ाएंगे, अब दशमलव लगा लेंगे। अब दशमलव लगा के 0 हो जाएगा, तब हो जाएगा 4 पंचे 20। और ऐसे भी समझो, 4 ये काटना कठिन है, गलती यहीं पर होती। 4 इक्के 4, 4 इक्के 4। अब यहाँ पर आग पूरा कट गया। अगला अंक लेने के लिए छोटा है, तो छोटा होने की वजह से 0 लगाएंगे पहले। छोटा है ना, यहाँ जाने के पहले 0। अब अगला अंक ले तो लिया, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, तो दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 20। 4 पंचे 20। एक तो ये भाषा। दूसरी चीज़ 4 दहम 40, 4 दहम 40। 4 10 जा 20, नहीं 4 10 जा 40। यहाँ बचे 2, दशमलव लगाया, हो गए 20। 4 5 जा 20 आ गया। तो ये कितना आया? 10.5। 5 का मतलब 50 रुपया। ये क्या निकल के आया? क्रय मूल्य। 3.5 दर्जन, 3 से 1/2 दर्जन या 42 पेंसिलों का क्रय मूल्य आया 10 रुपया 50 पैसा। अब देखो क्या लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है कि 60 पैसे की 2 पेंसिलों की दर से बेची जाती हैं। 2 पेंसिल कितने की बेची जाती हैं? 60 पैसे की। तो विक्रय मूल्य निकाल लो, चूंकि से निकाल लो। चूंकि 2 पेंसिलों का विक्रय मूल्य बराबर 60, इसलिए 42 पेंसिलों का विक्रय मूल्य। तो 60/2 गुणित 42। अब यहाँ कुछ बच्चे लिखना नहीं जानते हैं, ये कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे। तो हमने एक तरीका सरल, ये चूक के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिलती है ऊपर, फिर बटा खींच दो, फिर वापस आ जाओ, जो संख्या मिले वो नीचे, फिर इसलिए के पास जो मिले वो गुणित लगा के ऊपर लिख दो, बस हो गया। अब देखो 2 इक्के 2, 2 3 6 और 0। अब इसको गुणा कर लो, तो ये 0 रख लो, यहाँ इसको 0 रख लो, और 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। अब ये क्या है? पैसे हैं। पैसे के रुपए बनाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, तो 100 में 2 0 हैं, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 12 रुपया 60 पैसा क्या निकल के आया? 12.60 रुपया ये विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? 10 रुपया 50 पैसे का खरीदा, 12.60 का बेचा, तो लाभ नज़र आ रहा है। अब कितना लाभ नज़र आ रहा है? तो यहाँ घटा के निकाल सकते हो। कैसे? इस 12.60 में 10.50 आप यहाँ पर माइनस कर दो, 0 यहाँ 1, यहाँ पर 2, तो क्या आ गया? 2 तो आंसर बराबर 2.10 रुपये लाभ। इस तरह से ये लगाते हैं। देखो, जितना इसको आप मज़े के साथ सीखोगे उतना ही आनंद ले पाओगे। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। तो आपने देख लिया ये क्वेश्चन। अब हम आगे के क्वेश्चन को बता रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखें। और अगर ये वीडियो, अगर ये जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से रिपीट देखो। अगला क्वेश्चन है,
एक पुरानी मेज़ 180 रुपये में ख़रीदी गई और उसकी मरम्मत पर 20 रुपये खर्च हुए। मान लो आप एक पुरानी मेज़ खरीदते हो पढ़ने के लिए, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि नई मेज़ खरीद सको, तो आप पुरानी मेज़ खरीदते हो 180 रुपये की और उसमें 20 रुपये की मरम्मत पर खर्च कर दिए, 0 0 और 2, तो ये 200 रुपये क्या आ गया? उसका लागत मूल्य। लागत मूल्य कह लो या क्रय मूल्य कह लो, ठीक है। जब कोई चीज़ खरीदने के बाद लगाते हैं तो लागत मूल्य में आ जाता है। अब क्या है, यदि वो 20% लाभ पर बेची गई तो उस मेज़ का विक्रय मूल्य। अब आप विक्रय मूल्य का सूत्र लगा दो। विक्रय मूल्य का सूत्र आप सबको मालूम है क्योंकि हमने बहुत बताया है। विक्रय मूल्य में हमने बताया 3 अक्षर हैं, विक्रय बड़ा है तो बड़ी चीज़ ऊपर, तो ऊपर क्या होती है? 100 प्लस लाभ, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 200। बस अब इसको सॉल्व करा तो 120/100 गुणित 200, 2 0 ये काटे 2 0, 12 दूना 24, 240 रुपया ये तुम्हारा विक्रय मूल्य आ गया। बेचने वाला मूल्य 240 रुपये आ गया। तो वेरी इजी, बट आपको 2 से 3 बार लगाना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आने वाला नहीं है। ऐसे आएगा, मेहनत जो करेंगे आएगा। अब एक बार में देख लिया सरासर, वो बढ़ा बढ़ा के थोड़ी आने वाला है। आराम से देखोगे, समझ समझ के। आप सुई में देखो, जब धागा डालते हैं तो क्या करते हैं? बहुत आराम से डालते हैं। तो ये बस ये समझ लो सुई में धागा डालने जैसा है गणित सीखना। और नवोदय की तैयारी अगर आपने कर ली तो ये समझो आपका बेस मजबूत हो जाता है। अब आप 5th में ही इतने मजबूत हो जाते हो। अगर नवोदय न होता तो कहाँ ये सब सीखते? कौन सिखाता? ऐसी क्लास 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, फिर 9 10 में जब जाते तो लगता है अरे बोर्ड आ गया। लेकिन आप लोगों के लिए बोर्ड तो मस्ती वाला होगा क्योंकि आपने पहले से ही सब पढ़ रखा है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 किलो चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपये है तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या ज्ञात करें। अब देखो ध्यान से, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। जितने रुपए में 4 किलो चावल मिल रहा उतने रुपए में 6 किलो गेहूं मिल रहा। इससे पता करो कौन महंगा है? चावल महंगा है। चावल महंगा है, 4 किलो ही मिल रहा और गेहूं उतने रुपए में 6 किलो मिल रहा। 6 किलो ज़्यादा वजन होता है, 4 किलो कम वजन होता है। अब चावल ही क्यों महंगा होता है? चावल महंगा इस वजह से होता है क्योंकि चावल धान इतना है और जब चावल उसको निकलवाने गए धान मशीन पर तो चावल इतने निकले, बाकी सब भूसी निकल गई, कनकी निकल गई। अब चावल इतने, तो जब इतने हैं और वेस्टेज मटेरियल ज़्यादा निकल गया तो इस वजह से चावल महंगा हो जाता है। जबकि चावल तो बहुत होता है, जहाँ जिधर भी जाओ चावल के खेत हैं। चावल के खेत माने धान के खेत हैं, लेकिन वो जो है उसका छिलका निकल जाता है तो उसका भार कम हो जाता है। इस वजह से वो चावल महंगा होता है। और गेहूँ आप जितना लेके गए, 25 किलो लेकर गए तो 25 किलो ही गेहूँ लेकर के आते हो, इस वजह से गेहूँ सस्ता होता है। तो चलिए ये तो हमने ऐसे ही बेसिक बात बता दी, ये भी जानना ज़रूरी था। बच्चे हो, अभी जितना तुम्हारे अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर डाली जाएंगी, ये तो मेमोरी कार्ड है ना, माइंड मेमोरी कार्ड। आप अगर इसमें अच्छी चीज़ें भरोगे और प्ले करोगे तो अच्छी चीज़ें निकलेंगी। अगर आप इसमें जो है कोई बढ़िया नौटंकी डालते हो, कोई डांस मटेरियल वो फालतू वाले, तो आपको वो चीज़ें प्ले करने पर दिखाई पड़ेंगी। जहाँ कि उसमें सब लोग भाई डांसर तो बनने जा नहीं रहे हो, सब लोग अफसर, प्रोफेसर,
टीचर, तो इस तरह से बनने जा रहे हो, तो इस वजह से ये क्वालिटी आनी चाहिए पढ़ाई की। तो क्या है यहाँ पर कि 4 किलो चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलो चावल 12 रुपये है तो 1 किलो गेहूं का मूल्य, 1 किलो चावल कितने का है? 12 रुपये का है। 1 किलो चावल 12 रुपये का है तो चावल कितने लिए गए? क्वेश्चन में लिखा है 4, तो 1 किलो 12 का है तो 4 किलो 48 रुपये का होगा। कितने रुपए का हो गया? 48 रुपये का। अब उसके बाद देखो क्या होता है, 1 किलो गेहूं का मूल्य बताओ। अब देखो ये जो 48 रुपये आया, 48 रुपये क्या है? 4 किलो चावल का मूल्य है। 4 किलो चावल का मूल्य है और इतने में ही 6 किलोग्राम गेहूं भी मिल रहा है। गेहूं का मूल्य भी है। ये 48 रुपया 6 किलो गेहूं का मूल्य है। तो 1 किलो गेहूं का मूल्य मालूम करने के लिए हमें इस 48 को 6 से भाग देंगे। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 8 48, यानी 8 रुपये प्रति किलो गेहूं। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगाते हैं। है कुछ नहीं, भाषा को समझो और छोटे छोटे गुणा भाग है बस। तो बेटा सीखना आसान है, नवोदय जाना आसान है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। बस लगे रहो, 5-6 महीने जम करके मेहनत कर लो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 संतरे, कितने संतरे? 60, 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीद कर 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, वो प्राप्त करता है। कितने संतरे खरीदता है? अब ध्यान से देखो, 60 संतरे। अब 60 संतरे में कितने दर्जन हो रहे हैं? यहाँ पर आपको बहुत आसानी से इसका आंसर निकलने वाला है। तो 60 संतरे, कितने संतरे हैं? 60 संतरे। अब 60 संतरे के दर्जन बना लो। तो एक दर्जन में 12 संतरे, तो 60 संतरों में 12 के 12, 12 पंचे 60, यानी बराबर 5 दर्जन। 60 संतरे बराबर 5 दर्जन संतरे। अब देखो 12 रुपये प्रति दर्जन, कितने दर्जन? 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। खरीदने का मूल्य है 21 रुपया प्रति दर्जन। 21 रुपया प्रति दर्जन। देखिएगा, लिखना पड़ेगा, ये सब क्रय मूल्य है। अभी हम तो ऐसे ही आंसर बता दें, लेकिन ऐसे हमें बताने से थोड़ी हमें पास होना है, आपको सिखाना है। तो 21 रुपये प्रति दर्जन। अब देखिए, और 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचा। कहाँ लिखा है? 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से। प्रति दर्जन क्या है? विक्रय मूल्य है। इक्कीस में खरीदा, 24 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ? अब हमें क्या करना है? इस 24 में 21 को माइनस करना है। तो कितना बचा? 3 रुपया लाभ। 3 रुपया लाभ। 3 रुपया लाभ, वो भी कितने में? प्रति दर्जन। प्रति दर्जन माने एक दर्जन में 3 रुपया लाभ। तो कितने दर्जन संतरे खरीदे गए? कितने दर्जन संतरे? 5 दर्जन। तो एक दर्जन में 3 रुपया, तो 5 दर्जन में 5 3 15, 15 रुपया लाभ। आंसर बराबर आ गया 15 रुपये लाभ। पूरे सौदे में 15 रुपये का लाभ हुआ। ऐसे लगा लेते हैं। तो देखो
इनको समझना बहुत आसान है। यहाँ 60 संतरे हैं, 60 संतरे में कितने दर्जन होंगे? 21 रुपये प्रति दर्जन खरीदा, 24 रुपये प्रति दर्जन बेचा, तो 3 रुपये का लाभ। ऐसे इसे लगा लेते हैं, छोड़ सकता है। अगला नंबर है एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये लाभ प्राप्त किया। एक दुकानदार 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपये में बेच करके 10 रुपये लाभ प्राप्त किया। जब 30 में बेचा तो 10 लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। ध्यान से देखो, अभी देखना कैसे हम चौंकाने वाला यहाँ नियम बताएंगे। अभी देखना, लाभ प्रतिशत। अब देखिए 100 गुणित क्या लिखते हो? लाभ। लाभ कितना हुआ? लिखा है लाभ, 10 रुपये लाभ प्राप्त किया। आप लिख दोगे 10 और बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ क्रय मूल्य पता करना ही बुद्धिमानी है। यहाँ जरा सी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे 30 लिख देंगे और सवाल को गलत कर देंगे। 30 लिख के सवाल गलत। अरे 30 रुपये में बेच कर लिखा है, विक्रय मूल्य है। 30 विक्रय मूल्य है, यहाँ लिखना चाहिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मालूम करने के लिए ये नियम लगाते हैं। कौन सा नियम? विक्रय मूल्य ऋण लाभ बराबर क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में लाभ को घटा दो तो खरीद मूल्य आ गया। तो खरीद मूल्य कितना है? 20। 20 के 20, 20 पंचे 100 और 10 पचे 50। 50% लाभ। कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 50%। 50% लाभ हुआ। बताओ, ये तरीके। और यहाँ गड़बड़ी हो जाती है, 30 लिख देते हैं बच्चे। तो आप तो खैर बुद्धिमान हो, आप समझदार हो, आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन संभल करके चलना है, क्योंकि वक्त है कम लंबी मंजिल, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। माने वक्त कम है, परीक्षा के लिए वक्त कम है, इस वजह से तेज कदम चलना होगा, मतलब पढ़ाई की स्पीड बढ़ानी होगी। और आगे है, अये परम तपस्या के पथिकों, अये परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अये परम तपस्या के पथिकों, ये जो आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, सैनिक की तैयारी कर रहे हो, विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हो, ये परम तपस्या के पथिक हो, बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हो, बहुत बड़ी तैयारी करने वाले पथिकों, तुम्हें नूतन पथ, नूतन माने नया रास्ता गढ़ना होगा। हो सकता है यहाँ पर किसी के पापा किसान हों, मजदूर हों, छोटा सा बिजनेस हो सकता है किसी के पापा बहुत बड़ा बिजनेस करते हों, लेकिन आपको एक नया रास्ता बनाना है। जहाँ पर पापा हैं उससे आगे निकलना है और खुद भी जीतना है और पिताजी को भी जिताना है। मालूम है, एक गुरु की जीत और एक पिता की जीत उस दिन होती है, एक पिता की जीत और गुरु की जीत उस दिन होती है जिस दिन उसका बेटा, उसका शिष्य अपने गुरु को या पिता को हरा दे। तो आपको मुझे हराना है, अपने पिताजी को हराना है और हरा करके आगे निकल जाना है। तो चलिए, इस हार में भी मेरी जीत है, आपके फादर की भी जीत है। तो इस वजह से बच्चों, समय कम बचा है, भयंकर मेहनत करो, खूब यूट्यूब पे देखो, खूब गाइडें लगाओ, फिर थोड़ी देर थक जाओ, यूट्यूब पे क्लास देखो, फिर ऊब जाओ, फिर गाइडें पढ़ो। मैथ ज़्यादा ज़रूरी है, हिंदी ज़्यादा ज़रूरी है, हिंदी के शब्दार्थ बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरह से आप सफल हो जाओगे। तो चलिए,
एक क्वेश्चन और आगे बताते हैं। 3 कलम और 5 पेंसिलों का मूल्य 14 रुपये है। 3 कलम और 5 पेंसिलों का मूल्य 14 रुपये है। 12 कलम और 20 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? 3 कलम और 5 को जोड़ लेते हैं तो 3 + 5 = 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि 8, और यहाँ पर हम वस्तुओं लिख देंगे, क्योंकि हम न कलम लिख सकते हैं न पेन लिख सकते हैं। 8 वस्तुओं का मूल्य बराबर 8 वस्तुओं का मूल्य बराबर 14 रुपये। इसलिए, और उधर कितनी है? 12 और 20। 12 और 20 को जोड़ो कितना होता है? 32 वस्तुओं का मूल्य बराबर। देखो वस्तुओं ना, यहाँ से यहाँ बिंदी लगेगी, थोड़ा जल्दबाजी में नहीं लिखते हैं, जबकि मुझे लिखना चाहिए। भले ही वो हिंदी का सब्जेक्ट नहीं, चेक नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो मुझे पूरा सही सही लिखना चाहिए। वस्तुओं, नाक से बिंदी निकल रही, वस्तुओं नाक से बिंदी निकल रही तो ओ पर बिंदी लगेगी। तो क्या लगे? अब लिखेंगे कैसे? तो चूक के सीधे चले जाओ, जो गिनती मिलती है ऊपर वापस आ जाओ, जो गिनती मिलती है नीचे, और इसलिए के पास आओ तो ये ऐसे। अब काट दो, 8 के 8, 8 चौको 32 और 14 चौको 56, 56 रुपये आ गया आंसर। इनका 32 वस्तुओं का यानी 12 पेंसिल और 20 पेंसिलों का, 12 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य होगा 56 रुपीज़। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। तो बच्चों ये बीच बीच में आपका उत्साह बढ़ाने वाली बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्या ये ज़रूरी है ज़रूरी। इससे थकान, हताश, निराशा, उदासी सब भाग जाती है। जैसे ही आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर कहते हो तो भूत भाग जाते हैं, टेंशनें भाग जाती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। वैसे ही ये बातें जब हम करते हैं तो टेंशन दूर हो जाती है, सुस्ती दूर हो जाती, और ये होता और पढ़ लें और पढ़ लें। तो इस वजह से पढ़ना है। हम देख रहे हैं मेरे सभी बच्चों को YouTube वीडियो पसंद आ रहे हैं, फ़ोन आते हैं। जैसे अभी बिहार से आया, गया बिहार, गया डिस्ट्रिक्ट है बिहार स्टेट में, रंजय कुमार का फ़ोन आया, RANJAY, रंजय कुमार का फ़ोन आया। उन्होंने कहा सर मैं पढ़ रहा हूँ, आपके वीडियो देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, और आपका जो बहुत आराम से स्लो समझाते हुए चलते हो, ये बहुत ही हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। हम क्यों धीरे धीरे पढ़ाते हैं? हम कोई आपके पापा को थोड़ी पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़े लिखे आदमी को थोड़ी वीडियो बना रहे हैं, ये नवोदय के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे बच्चे मिलते हैं। उन्हें जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये संख्या कहाँ कौन लिखी जाएगी। इस वजह से धीमे धीमे सिखाना पड़ता है। तो आप सभी ने इस वीडियो को बहुत मन से देखा, पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हृदय से आभार। आप देखते रहें, सीखते रहें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, खूब पढ़ो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो।